नमस्कार साथियों, धर्म युद्ध में आपका स्वागत है और मैं हूं कमांडर जाबी सिंह। साथियों, आपके सामने आज एक और बहुत बड़ी समस्या और उसके कंप्लीट समाधान के साथ आपके समक्ष लेकर के आया हूं और भारत को इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए वो आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, बांग्लादेश में जो आग लगी हुई है जो मानवता के खिलाफ, उसको आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं 1947 में बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान जब बना तो वो इस पाकिस्तान में चला गया और वो 1971 में फिर आज़ाद हुआ। भारत ने मदद की पाकिस्तान की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ और बांग्लादेश तरक्की की राह पर चल निकला। काफ़ी अच्छा कर रहा था, बहुत उन्होंने मेहनत की थी, डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश की थी, काफ़ी प्रगतिशील था, पाकिस्तान से आगे निकल चुका था इकोनॉमी वाइज। लेकिन सडन फॉल कॉन्स्पिरेसी के तहत वो फॉल होता है अगस्त 2024 में। तो शेख हसीना जी ने कहा था कि वाइट स्किन मैन वहाँ पे एयरबेस बनाना चाहते हैं और वहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर के एक क्रिश्चियन स्टेट भी बनाना चाहते हैं। और साजिश कैसे कैसे हुई आपको समझ लेकर के चलता हूँ। पता चल गया है कि अमेरिका के किस व्यक्ति ने बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। इसी व्यक्ति ने कुछ साल पहले पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार भी गिरा दी थी। इस व्यक्ति का नाम डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। हैरानी की बात देखिए कि हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका में डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान से इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि वो रूस से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि डोनाल्ड लू को शेख हसीना की सरकार गिराने का प्रोजेक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि वो भारत समर्थक थी। पहली बार वो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि अमेरिका ने डोनाल्ड लू को 2019 में ही शेख हसीना की सरकार गिराने का ऑर्डर दे दिया था। सरकार गिराने के लिए डोनाल्ड लू का सबसे बड़ा हथियार किसी भी देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बताना होता है। लोकतंत्र को खतरे में बताकर ही तख्ता पलट की शुरुआत की जाती है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड लू ने अमेरिका स्थित इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की मदद से शेख हसीना की सरकार को गिरवा दिया। जिस भी देश की सरकार को टारगेट करना होता है वहां इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है, उस देश के लोकतंत्र को खतरे में बताना शुरू कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने इससे पहले 1996 में मंगोलिया, 2001 में हेती और 2021 में युगांडा में भी तख्ता पलट करवाया था। और अब यही इंस्टीट्यूट डोनाल्ड लू के साथ मिलकर शेख हसीना की सरकार को निगल गया। दावा किया जाता है कि जिस देश की सरकार को टारगेट करना है वहां ये इंस्टीट्यूट लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और चुनावी प्रक्रियाओं में दखल देना शुरू कर देता है। टारगेट देश की सरकार के विपक्षियों को एकजुट करता है। टारगेट देश में ऐसा माहौल तैयार करता है कि मानो लोकतंत्र मर ही गया हो। ऐसे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, लोग धरने पे बैठना शुरू कर देते हैं, बुद्धिजीवी अवार्ड वापस करने की धमकियां देने लगते हैं, सोशल मीडिया पर भी भयंकर एजेंडे शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि टारगेट देश की सरकार या तो गिर जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। तो साथियों, अभी हमने रिपोर्ट में देखा हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो भी डोनाल्ड लू से मिलने के लिए जाते हैं, जो सरकार गिराने के एक्सपर्ट हैं। और 2019 में हमारे देश में भी ऐसे सारे जो रिपोर्ट में बताया गया है सब कुछ वैसा हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था। कितनी साजिशें हुई थी, देश में कितनी अशांति पैदा की गई थी। अब इसके बाद में बांग्लादेश में सरकार गिर जाती है अगस्त 2024 में। सिलसिलेवार तरीके से क्या होता है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वहाँ पे चीफ एडवाइज़र बनाए जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पे उनके जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के, फादर ऑफ द नेशन, उनकी स्टोची को भी गिरा दिया जाता है। वहाँ के एबीटी के जो टेररिस्ट ग्रुप्स के जो टेररिस्ट थे, जो जसमुद्दीन रहमानी, उनको भी छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे टेररिस्ट को भी छोड़ा जाता है। इस्कॉन टेम्पल पे हमला होते हैं, हिंदुओं पर हमला होते हैं। वहाँ की मिलिट्री और पुलिस भी हिंदुओं पर हमला करती है, रात में भी हमला कर रही है, दिन में कर रही है। बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं जो कि आप मीडिया में देख रहे होंगे। और साथियों, वहाँ के जो जसमुद्दीन जो रहमानी है, वो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे कहते हैं कि आप जो है अपने आप को आज़ाद घोषित कर दें
और चाइना की मदद लेंगे, हम आपको आज़ाद करा देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करा देंगे आपके साथ में। तो क्या क्या साजिशें चल रही हैं, ये हर साजिश को आप समझ रखता हूँ कि केवल जो साजिश बांग्लादेश में चल रही है वो अकेले बांग्लादेश के साथ नहीं, भारत के साथ साथ भी चल रही है। तो इसके आगे और आपको लेके आगे चलता हूँ। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. ये हुई है क्योंकि वो हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न पर तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल की मांग कर रहे थे। महंत चिन्मय दास की मांग थी कि पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा और पुनर्वास मिले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने, जिन मंदिरों देवालयों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया वो कब्जा मुक्त हो, और दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को 5 दिन की छुट्टियां भी दी जाए। जिसके मुखिया और नोबेल शांति पाने वाले मोहम्मद यूनुस फिलहाल अपने देश की कट्टर पहचान के लिए बदनाम है। तीर, डंडे और हथियार लेकर टूट पड़े, महिलाओं तक को संभलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश में इसी साल बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए थे, खाने पीने का संकट पैदा हुआ तो इस्कॉन के संतों ने मदद की, लेकिन अब उसी इस्कॉन के संतों को जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने पर उनके समर्थकों पर अत्याचार किया गया। साथ ही अभी आपने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बॉब ब्लैकमैन हैं जो सांसद हैं, उन्होंने कितने कंसर्न जताए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को कुछ करना चाहिए और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो वहाँ के जो सरकार है बांग्लादेश की, वो इस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। और साथ ही वो जो इस्कॉन टेम्पल के महंत हैं, जो चिन्मय महंत, जिन्होंने बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी उनको कितनी मदद की थी, लेकिन उनके साथ भी कितनी साजिशें हो रही हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं वो आपके समझ रखी। अभी आपको एक चीज़ और तरफ लेकर के चलता हूँ, आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। साथियों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के लालदुहोमा, और साइड में है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं वाइट स्किन्ड मैन, जो बांग्लादेश और म्यांमार को मिला करके। लेकिन सितंबर के महीने में लालदुहोमा वहाँ पे विजिट करते हैं अमेरिका में, और वो बोलते हैं कि हमें एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहिए और बाउंड्रीज जो है एक्सटेंड करनी चाहिए। आपकी अभी उनकी एक रिपोर्ट में सुनाता हूँ। अमेरिका में दिए विवादित बयान से भारत में बवाल मचा हुआ है। दरअसल लालदुहोमा ने अमेरिका में कुर्के जो समुदाय की एक सभा में कहा था कि जो समुदाय को एक नेतृत्व के अंतर्गत एकजुट होना चाहिए, भले ही इसके लिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़े। जो शब्द उत्तर पूर्व के विभिन्न जातीय समूहों, बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैकर्स और म्यांमार के चिन राज्य में रहने वाले लोगों को सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों के आधार पर एकजुट करता है। अब मिजोरम के सीएम लालदुहोमा के इसी बयान पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने टिप्पणी की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा है कि देश की अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और राज्य की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनकी इस टिप्पणी को मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा द्वारा सितंबर में अमेरिका में दिए गए एक बयान के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। तो साथियों, एक और साजिश आपके समझ रखी क्या चल रहा है। साथियों, कुछ गलतियां भारत से भी हो गई हैं, जैसे कि 1947 में जो पार्टीशन के टाइम पे गलत बाउंड्री ड्रॉ हो गई, जिसमें 30% हिंदूज
थे जब उस समय पे बांग्लादेश में 30 हिंदूज और अदर कम्युनिटीज़, तो वो हिस्सा भारत का होना चाहिए था, लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान में गया तो गलत हो गया। 1950 में यूएनएससी में आने के लिए जब अमेरिका ने कहा था कि भारत को यूएनएससी में आना चाहिए, क्योंकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत की को होना बहुत ज़रूरी था, और यूएन में जो चीज़ नहीं हो पा रही थी यूएनएससी के थ्रू कर रहे थे। और भारतीय मूल्यों के आधार पर ही, जैसे कि राजदूत को बंदी नहीं बनाया जा सकता, युद्ध बंदियों को छोड़ना है, वो सभी भारतीय के मूल्यों पर ही लिए गए थे जो राजा महाराजाओं के टाइम समय पर होता था। इसलिए वहाँ पर जब तक भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वो चीज़ों का समाधान नहीं हो सकता था। लेकिन भारत ने प्रतिनिधित्व समझा नहीं, क्योंकि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ों को जानते नहीं थे। एक राजा महाराजाओं से अगर उन्होंने सलाह ली होती तो अवश्य किया होता, या कोई सामर्थ्यवान नेता होता तो ज़रूर किया होता, ऐसी मौके को नहीं गंवाया होता। 1971 में भी जब बांग्लादेश को आज़ाद किया था तब बाउंड्री रीड्रॉ हो सकती थी, समस्या का समाधान हो सकता था, उस समय पे भी गलती हो गई। और एक चीज़ और आपको आकर्षित करना चाहूँगा, मदर टेरेसा को क्रिश्चियन मशीनरी के लिए वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बनाए गए, उनको लगाया गया था। उनको भारत रत्न भी दिया 1980 में, जबकि सरदार पटेल जिन्होंने भारत को एकत्रित किया, भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न नहीं दिया। किसानों की जो जमींदारी एक्ट को ख़त्म करने वाले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, उनको भी भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन जो धर्मांतरण करने वालों को और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो किया गया उनको भारत रत्न दिया गया। तो साजिश के तहत वो उस समय से उनकी तैयारी चल रही थी, वो आपके समझ रखना चाह रहा था। तो साथियों, अभी हम क्या समझे कि शेख हसीना जी ने जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, उन्होंने एक क्रिश्चियन स्टेट की बताया कि क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर के। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी वो बोल रहे हैं वो चीज़ को। और मदर टेरेसा को जो मिशन में लगाया गया था कि वहाँ पे क्रिश्चियन बनाने के लिए, वो बहुत पुराने समय से तैयारी चल रही थी। भारत के जो प्रधानमंत्री लोग, जो तत्कालीन सरकार ही उसमें सहयोग कर रही थी, तो कितने पुराने समय से उस चीज़ की तैयारी चल रही थी। और अपोजिशन के जो लीडर हैं वो डोनाल्ड टूस्क से मिलते हैं, जो देश की सत्ता परिवर्तन कराते हैं। हमारे देश में भी 2019 में जो चीज़ें हुई थी, कितने आंदोलन कराए गए थे, क्या क्या षड्यंत्र रचे थे, अवार्ड वापसी वगैरह वगैरह सब चीज़ें हुई थी, वो चीज़ हमने देखी थी। और यहाँ पे एबीटी के जो लीड वो हैं आतंकवादी, जो बांग्लादेश के जसमुद्दीन रहमानी, जो बताते हैं ममता बनर्जी को कि आप जो है आज़ाद घोषित कीजिए, हम चाइना की मदद लेंगे। ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता सांसद जो है कंसर्न जताते थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या साजिश केवल बांग्लादेश में नहीं हो रही है, बांग्लादेश के थ्रू भारत तक ये आग लगाई जा रही है। और कितनी मानवताओं के खिलाफ ये अत्याचार जो हो रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और इसमें केवल भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और बांग्लादेश भारत का ही एक अभिन्न अंग था। और अभी वो उसको समझो कि वो परिवार जो है उसी का, भारत का ही है। नाती पोते हो, समझ लीजिए कि नाते पोते जब समस्या में आते हैं तो उस चीज़ को अलग करना, समझाना, डांटना, डपटना और उसका सॉल्यूशन करना केवल जो है पेरेंट्स के ही हाथ में होता है। कोई दूसरे अड़ोसी पड़ोसी विदेशी लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि हम क्या, भारत को क्या क्या करना चाहिए। साथियों, ये सॉल्यूशन आपके समझ में रख रहा हूँ। जैसे कि ये प्यारा भारत है, इसमें छोटा सा पार्ट एक टिंकू सा दिख रहा है बांग्लादेश। ये भारत का हिस्सा था पहले समय में। अभी बांग्लादेश को अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से दिखा दिया गया। ये इसके 8 डिवीज़न है। रंगपुर डिवीज़न, राजशाही, खुलना, बरिशल, ढाका, मेहमान सिंह, सिलेट एंड चटगांव। तो ये जो एरिया है इसमें एक्चुअली चटगांव में हिंदू और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और राजशाही और रंगपुर डिवीज़न में भी हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें मैंने जो यहाँ पे ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ये इधर से ये वाली रिवर जो गंगा रिवर आती है। तो इसमें सॉल्यूशन है कि रंगपुर और राजशाही डिवीज़न और चटगांव डिवीज़न ये एक हिंदू माइनॉरिटीज़ को दे दिया जाए, और बाकी जो खुलना, बरिशल, ढाका, मान सिंह, सिलेट, ये 5 डिवीजन्स हैं, ये कन्वर्टेड हिंदू को दे दिया जाए। तो इसमें शांति स्थापना हो सकेगी, और उनको शांति प्रिय तरीके से भारत समझाते हैं कि जैसे भी समझा सके, डांट के, प्यार से, पुचकार के, जो भी है जिस भाषा में समझ में आता है। और जो रिवर है, जो गंगा रिवर जो है,
और यहाँ पे इसको पद्मा भी बोलते हैं पाकिस्तान में, इसको इंटरनेशनल घोषित कर दिया जाए। जैसे कि स्विच कैनाल है तो इनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, विदेशी भी व्यापारी जो आएंगे तो भी इंटरनेशनल रूट के थ्रू यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो ये चीज़ शांति स्थापना हो जाएगी। यहाँ पे हिंदूज इसमें आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे, और ये 5 डिवीज़न जो है कन्वर्टेड हिंदूज रह लेंगे इसमें, और विकास में चला रहेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो चल रही है वो सभी धराशायी हो जाएगी, एकदम शांति स्थापना हो सकती है। तो साथियों, अभी ये बताइए कि आपको ये जो सॉल्यूशंस कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। शांति स्थापित हो सकती है बांग्लादेश के अंदर। जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, बांग्लादेश फिर से तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। नहीं तो जब तक अगर ये शांति स्थापना में अगर भारत हिस्सा नहीं लेगा तो कोई दूसरा इस चीज़ को सॉल्यूशन कर ही नहीं सकता। और भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो केवल भारत ही इसको सॉल्यूशन दे सकता है। केवल सारे विश्व के देश केवल भारत की तरफ ही देखेंगे इस समय पर कि भारत क्या करेगा, कैसे कदम उठाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, और हम जो लोग कनेक्टेड हैं अपने MP MLAs वगैरह के साथ में, उनसे और समाधान को लेकर के जाएं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट देंगे तो और भी कोई आपकी सलाह होगी तो मैं आगे इंक्लूड करूँगा, मैं भी आगे लेके जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।